शब्बीर ने गुजरात में दो ऐसे बच्चों की मां को देखा है जो अपने शौहर से खुश नहीं थी और इससे तलाक लेना चाहती थी। घरेलू तनाज़े किस नहज तक पहुंच गया और ये सब कुछ देखेंगे आप इस कहानी में। शमीम अपने दो छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी। बच्चे तैयार हो गए तो शमीम ने उनको नाश्ता दिया और फिर उन्हें लेकर घर से बाहर निकल गई। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद शमीम घर की तरफ लौटने लगी तो रास्ते में उसे उसका कजन परवेज टकरा गया। अरे शमीम, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के घर जा रही थी। हाँ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। बैठो बैठो। परवेज शमीम को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले आया। मोटरसाइकिल दरवाजे पर रुकी तो घर के बाहर शमीम का भाई अखबार पढ़ रहा था। हाँ भाई, सुबह सुबह खैरियत तो है। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? नहीं भाई, वो तो मैं बच्चे स्कूल छोड़ने गई थी। इसके साथ? ये तो मुझे रास्ते में मिला। अच्छा बात सुन, चाय बनाए तो मुझे भी देना। हाँ भाई परवेज मियाँ, क्या सुन रहा हूँ मैं आजकल? क्यों, क्या हुआ भाई? अबे तू बाद आया या फिर अभी भी शादी के चक्कर में पड़ा हुआ है? अरे तौबा करें अंसर भाई, अपनी किस्मत में चैन कहाँ? अबे तो चैन कैसे होगा? तू तो खुद घर बसाना ही नहीं चाहता। दो तो भाग गई है, अब दो रह गई हैं। अबे उन्हीं की फिक्र कर ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कहीं वो भी। अरे भाई, कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया करो। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ खाला से। बात कर लिया करो। परवेज झेपता हुआ अपने घर में चला गया। शमीम और अंसर आपस में सगे बहन भाई थे और परवेज उनकी खाला का बेटा था। दोनों के घर साथ साथ थे। शमीम का शौहर मुलाजमत के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। शब्बीर ने देखा कि शमीम ने दरवाजे से हाथ निकालकर चाय की प्याली ये लो भाई। अपने भाई को थमा दी जो दरवाजे के बाहर अखबार पढ़ रहा था। अरे चल अंदर ही चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देखो भाई, जो भी बातें कर लेना, लेकिन खुदा के वास्ते वो बात मत करना। भाई क्यों नहीं करना वो बात? आखिर पता तो चले कि क्या वजह है जो तू अपने मियाँ से तलाक लेना चाहती है। वजह मैं अम्मा को बता चुकी हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा कि तू अपना घर क्यों बर्बाद करना चाहती है। तुझे अपने छोटे छोटे बच्चों का कुछ ख्याल नहीं है? जहाँ जिंदगी जहन्नम बन जाए ना, उस जिंदगी से छुटकारा बेहतर है। बस ज्यादा अल्लामा बनने की कोशिश ना कर। बात करूंगा मैं अम्मा से। जिससे दिल चाहे बात कर लो, लेकिन मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। मुझे सब पता है तू किन हवाओं में उड़ रही है। क्या मतलब है भाई? तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। और हाँ देख, बात सुन, वो जो भाभी का भाई है ना परवेज, जब वो घर में आए ना तो उससे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा खालाजाद भाई है। अगर वो घर में आए तो क्या मैं उससे मुंह मोड़ लूं? भाई वो आए, लेकिन उस वक्त आए जब घर में सब मौजूद हों। उफ खुदाया, बस ये इल्जाम लगना बाकी रह गया था। देखो भाई, अब मैं तुमसे कोई बात करूंगी, तुम बोलोगे मैं जबान चला रही हूँ। मगर मेरी बात सुन लो, मुझे अपने अच्छे बुरे की पहचान है, मैं इतनी समझदार हूँ। शमीम बड़बड़ाती हुई चली गई और उसके भाई ने चाय की प्याली एक तरफ रख दी। शमीम के भाई को शुबा था कि उसकी शादीशुदा बहन मुबैना तौर पर 4 शादियां करने वाले कजन परवेज से शादी करना चाहती थी, इसीलिए अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर रही थी। शमीम के भाई के जहन में यह बात शमीम के शौहर ने डाली थी। एक दिन शमीम के भाई के पास बैरून मुल्क से शमीम के शौहर का फोन आया तो शमीम के भाई का जी चाहा कि वो अपने बहनोई की कॉल ना सुने, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने फोन कान से लगा लिया। हेलो, हाँ भाई बोले। यार एक बात तो बता अपनी बहन से पूछकर कि वो तलाक क्यों कर रही है? मैं कैसे पूछूं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। वो जो तेरी बहन की भाभी है ना, वो है सारे फसाद की जड़। सारे तलाक को गंदा किया उसने। अपनी बहन को समझा ले कि इस गंदगी से बाहर निकल आए। क्या बात कर रहे हैं? मेरी बहन ऐसी नहीं है। पछताओगे एक दिन, जब घर से इज्जत का जनाजा निकल रहा होगा। मेरा क्या है, अगर वो तलाक मांग रही है तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं। और फोन इसलिए किया है कि तुम्हें सारे हालात बता दूं, इस गंदगी से निकल आओ तो बेहतर है।
अच्छा है गंदगी से जान छूटेगी। और फोन इसलिए किया कि तुम्हें सारे हालात बता दूं। अल्लाह हाफिज। बहनोई की कॉल के बाद शमीम का भाई अंसर काफी देर तक सर पकड़कर बैठा रहा कि इस दौरान अंसर का एक और भाई अंदर आ गया। भाईजान क्या हुआ, खैरियत तो है? बहनोई का फोन आया था, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो हुआ क्या है? फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों भाई काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। उनके चेहरों पर तनाव के आसार थे। बहनोई ने अंसर को अपनी बीवी, उसकी भाभी, सास और भाभी के खिलाफ इस कदर भर दिया था कि शमीम के भाइयों को लगने लगा जैसे वाकई उसकी बहन मुबैना तौर पर गलत रास्ते पर चल निकली है। भाइयों ने फैसला किया कि वो अपनी बहन को एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे। शब्बीर ने देखा कि शमीम दो भाइयों के बीच में खामोशी से बैठी हुई थी और भाई उससे उलझ रहे थे। देख शमीम, तू ये मत समझ कि दूर बैठे तेरे शौहर को कुछ नहीं मालूम। कल फोन आया था बहनोई का, वो बिल्कुल सही कह रहा था। खुदा के वास्ते बाज आजा, बाज आजा। बाज आ जाओ? क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? जब मैं तुम लोगों को कह चुकी हूँ कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, फिर तुम लोगों को तकलीफ क्या है? तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि क्या क्या बोलना चाहते हो तुम? देखो भाई, वो मेरा शौहर है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसके दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है ना, तुम लोगों को नहीं पता। और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने तुम लोगों को भड़का के भेजा मेरे खिलाफ। अच्छा ये बता, कल जब घर पर कोई नहीं था तो क्या करने आया था परवेज यहाँ पर? अफसोस होता है मुझे तुम लोगों की इस गंदी सोच पर। उसी से जाके पूछो। अरे क्या उसे मैंने बुलाया था? वो तो अम्मा से मिलने के लिए आया था, और जब अम्मा उसे घर पे नहीं मिली तो वापस चला गया वो। आओ अंसर भाई, इलाज करना पड़ेगा तुम लोगों का। चलो यहाँ से। एक भाई दूसरे भाई का हाथ खींचता हुआ बाहर ले गया और शमीम ज़ारो कतार रोने लगी। बेटी के रोने की आवाज सुनकर माँ कमर झुकाए उसके पास पहुंच गई। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? अम्मा, मैं आग लगा लूंगी खुद को या किसी दरिया में जाके छलांग लगा दूंगी। अरे हुआ क्या, कुछ तो मुझसे फूट। ये जो तुम्हारे बेटे हैं ना, ये मुझे परवेज भाई के साथ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? अम्मा, मैं आग लगा लूंगी खुद को या किसी दरिया में जाके छलांग लगा दूंगी। अरे हुआ क्या, कुछ तो मुझसे फूट। ये जो तुम्हारे बेटे हैं ना, ये मुझे परवेज भाई के साथ। अरे मुझे शर्म आती है ना अपना भाई कहते हुए। अरे पता नहीं क्या कही जा रही है। मैं चल कह दिया तो कह दिया, तेरे भले के लिए कहा होगा। अम्मा, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं उससे तलाक लेकर रहूंगी, और उसे मुझे तलाक नहीं दी ना तो मैं कोर्ट से खुला ले लूंगी। और हाँ, समझा दो अपने बेटों को कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और ना मेरे मुंह लगने की जरूरत है इनको। बता दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। शमीम कमरे से पांव पटकती हुई चली गई और माँ बड़बड़ाते हुए उसके पीछे चल पड़ी। इस वाक़े के बाद घर की फिजा में खतरनाक हद तक खिंचाव पैदा हो गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शमीम के दो भाई आपस में राजो न्यास कर रहे थे। एक भाई ने दूसरे भाई से कुछ पूछा तो भाई ने अपने भाई को इस तरह मुतमईन किया जैसे उसके सुपुर्द कोई काम किया गया था और वो उसने पूरा कर दिया था। अच्छा तो एक काम कर, खाला के घर जा और देख क्या कौन कौन है। अभी आया मैं। थोड़ी देर में भाई ने वापस आकर ये खबर सुनाई। हाँ क्या हुआ? घर पे सब मौजूद है। सब है? परवेज है? परवेज भी है।
शमीम, शमीम। आवाज देने पर जब शमीम ने जवाब नहीं दिया तो अंसर उठकर अंदर चला गया और अपनी बहन को मनाने लगा। अरे मैं तुझे इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तूने सुना ही नहीं। चल छोड़, जो हुआ सो भूल जा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तू खुद ही उसके साथ रहना नहीं चाहती तो ले ले तलाक उससे। और हाँ बात सुन, चला खाला क्या चलते हैं, आ जा। शमीम को उसके भाई बहाने से खाला के घर ले गए, जहां शमीम की मां भी पहले से मौजूद थी। घर में दाखिल होते ही शमीम के भाइयों ने जो कुछ किया वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान है। दो सगे भाइयों ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर अपनी सगी बहन, उसकी भाभी, भाभी के भाई और खाला को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। 4 अफराद के लर्जा खेज कत्ल के वाक़े के बाद पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था, जहां उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। जी गैरत दे नाम मारे साडी भैन जिहड़ी सी सगीर दी बीवी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਮ, ਤਲਾਕ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣੀ, मैं तलाक ही लेनी, मैं नहीं मसना इस बंदे ने। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इब्तदाई तफ्तीश में जो चीज़ हमारे सामने आई उसमें ये चीज़ निकली कि जो मकतूल थे उनका आपस में कोई फैमिली डिस्प्यूट था। उस फैमिली डिस्प्यूट की बेस के ऊपर 2 मुल्ज़िमान जो थे शाहिद और अंसर, उन्होंने फैमिली डिस्प्यूट की बेस पे आके उन्होंने अपनी जो खालाजाद बहन है, उसके बाद जो उनके खालाजाद माँ है, अपना खालाजाद कज़न और उसके साथ अपनी सगी बहन और एक जो भाभी है उसको उन्होंने मर्डर कर दिया। वजह ना जो ये था कि इनको शक था कि इनकी जो भाभी है उनका और उनके खालाजाद भाई के साथ कोई एक नाजायज ताल्लुकात है। उस शक की बुनियाद पे इन लोगों ने इतना घिनौना जो है जो काम है वो सब अंजाम दिया। कातिल बेटों की माँ अपनी बेटी के कत्ल पर अपने बेटों को कोस रही थी। उन्हें मेरी धी मरवा छड़ी भरावां कोलों, मैं बड़ी औखी गा, मेरा सारा टब्बर घायल कर छड़िया ने, बस मेरे दवाई का सारा कसूर है, और किसी का भी नहीं। उन्हें मरवा छड़िया भरावां कोलों, मेरी धी नूं भी, मेरी नूंह नूं भी, मेरी भैन नूं, मेरे भाई असीं किसी काम में नहीं रह गए, असीं उजड़ गए हां। मेरा पुत्र बाहर ही उजड़ गया सी। मेरा पुत्र सारे ना भले करता है, किसी नाल ओहदी दुश्मनी नहीं, ना भरावां नाल, ना किसी भैन नाल, ना किसी। एडा मेरा चंगा पुत्र निगा जावे जिहदा घर उजाड़ छड़िया ने। मैं हुण तेरे पासे टुर जा, मैं प्याला पानी हाँ, जिन्नी सजा उन्होंने कम ना होवे, जिन्नी सजा हो सकती है कड़ी तो कड़ी उन्होंने सजा मिलनी चाहिए, जिन्ना मेरा घर उजाड़ छड़िया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਥ ਤਬਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੋਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਏ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, 4 ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋਏ ਨੇ। मेरी वाइफ है, एक सिस्टर है, एक मेरी सास है, एक मेरा भरा से। 4 बंदों की डेथ हो गई। एक कातिल की बीवी का कहना था उसके शौहर ने जिस सफाकी का मुजाहरा किया है उसको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह मारा से उन्होंने भी वेख्या किसी नूं ते असीं किसी नूं की वेखना। उन्हें सख्त तो सख्त सजा होनी चाहिए, सजा मौत होनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने मारा उस तरह उन्होंने मारा जाए। शब्बीर को मालूम हुआ है कि महज शक की बुनियाद पर 4 इंसानी जिंदगियों का खात्मा कर दिया गया। उनके मजमूई तौर पर 20 बच्चे बिल्कुल लावारिस होकर रह गए हैं। शब्बीर ने कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
पारकर का इलाका जहां हर तरफ सहरा ही सहरा नजर आता है, जहां जिंदगी का दारोमदार इलाके में होने वाली बारिशों पर होता है, जहां पानी का हुसूल आबे हयात लाने से कम नहीं, ऐसे माहौल में इंसान ही सांस का रिश्ता बहाल रखे या फिर इश्क मोहब्बत की वादी पुरखार में कदम रखे। मगर इंसानी फितरत को कौन बदल सकता है? मोहब्बत ही शायद वाहिद रंग है जो हर इंसान की वीरान जिंदगी में बहार का पैगाम लेकर आती है। कुछ दिनों पहले शब्बीर थरपारकर की तहसील इस्लाम कोर्ट से गुजर रहा था तो ये देखकर हैरान हो गया कि घास फूस और सरकंडों से बनी इन खूबसूरत छोटी छोटी झुग्गियों में जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। दूर तक न किसी सब्जे का निशान और न पानी का अता पता, अलबत्ता इलाके में जिंदगी का सफर जारी था। सहराई कबाइल अपनी रिवायत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। फिर शब्बीर का गुजर जब इस्लाम कोर्ट के गांव मतार-उसान से हुआ तो उसे पता चला कि इस गांव में एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान ने जन्म लिया था। मोहब्बत करने वालों की उम्रें 16 और 18 साल थी। शब्बीर ने जब इस लको दक तपते हुए सहराई इलाके की दास्तान इश्क का खोज लगाया तो पता चला कि गांव में बसने वाले एक हिंदू खानदान की 16 साल लड़की को इलाके के एक नौजवान से इश्क हो गया था। शब्बीर की चश्मे तसव्वुर ने देखा कि 16 साल मीना दूर सहरा में सर पर घड़ा रखे पानी उठाए अपने ठिकाने की तरफ आ रही थी कि तपती दोपहर में 18 साल जीव कोहली मीना का इंतजार करता पाया गया। वो सहरा के एक कांटेदार झाड़ी नुमा दरख्त के साए से निकलकर बाहर आया तो उसकी नजर मीना के पैरों पर पड़ी जो जलती धूप में नंगे पांव चल रही थी। जीव ने अपनी चप्पल उतारकर मीना के पांव के सामने रख दी, उसके सर से घड़ा लेकर अपने सर पर रख दिया। मीना घबरा गई। अरे जीव, तू अगर पिताजी ने देख लिया तो? तू इतना डरती क्यों है पिताजी से? पिताजी को मैं कह दूंगा कि तुझसे मटका उठाया नहीं जा रहा था। और ये ले चप्पलें पहन, मेरी जमीन तप रही है। नहीं नहीं, तेरे पाँव जल जाएंगे। तू मेरी फिक्र मत कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। मीना ने जीव की चप्पल पहन ली। अब जीव के सर पर घड़ा था और मीना हर कदम 2 कदम पर उससे घड़ा मांगती रही मगर जीव इनकार करता रहा। फिर गांव सामने आ गया तो मीना ने घड़ा लेने की जिद की। चल अब दे दे, अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। ये ले। अच्छा ये बता, तू आज रोटी बनाएगी? हाँ, आटा तो गूंद के रख के आई हूँ। और तू भी आज रोटी खा के जाना। वैसे ही कल रात माँ से डांट पड़ी थी, तुझे रोटी का जो नहीं पूछा था। वैसे तेरी माँ कितनी अच्छी है। और तेरा काम में दिल लगता है? नहीं लगता, हर वक्त यही सोचती रहती हूँ अगर किसी को पता चल गया तो। तू फिक्र नहीं कर, हमारी शादी जरूर होगी। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मीना मटका सर पर रखे आगे बढ़ गई और जीव उसे जाता देखता रहा। शब्बीर को और दूर दराज में गांव के लोगों की कुछ दबी दबी सरगोशियां सुनाई दी हैं और शब्बीर को पता चल गया है कि मीना और जीव के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह से प्यार का सिलसिला चल रहा था और गांव वाले दोनों पर नजर रखे हुए थे। एक दिन जीव मीना की झोंपड़ी के सामने आंगन में जंगल से लाई गई लकड़ियां काट रहा था कि मीना की माँ का उधर से गुजर गया। अरे अरे जीव बेटा, क्या कर रहा है इतनी धूप में? कुछ नहीं अम्मा, निकाल बैठा था, सोचा लकड़ियां ही काट दूं। तो मीना को कहा होता वो कर लेती है काम, तू क्यों कर रहा है? अम्मा, मीना लड़की है, के हाथ कमजोर है, अगर उसके हाथ पे छाले पड़ गए तो। मुझे मालूम है तू मीना का बहुत ख्याल रखता है, पर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मीना का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। जो तू सोच रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे मालूम है अम्मा, बस कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। गांव वालों को पता चल चुका है और वो चाहते हैं कि तू यहाँ ना आए, और अगर तू ऐसे ही आता रहा ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। अच्छा अम्मा, मैं जाता हूँ। मीना अगर मेरा पूछे तो कह देना कि मैं शहर चला गया। हाँ हाँ, मैं उसे बता दूंगी।
मीना और जीव का ताल्लुक हिंदू बिरादरी से था। वो दोनों आपस में कजन्स थे और हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती थी। जीव ने मीना की मां के मना करने के बाद गांव में आना जाना छोड़ दिया था, लेकिन उनकी रातों की नींदें उड़ गई थी। दूसरी तरफ मीना का भी यही हाल था और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि मीना बीमार रहने लगी। शब्बीर ने एक रात देखा कि मीना के घर वाले झोपड़ी में सो रहे थे और मीना रात की तारीकी में आंगन में चांद को तके जा रही थी। उसकी हरकत और सकनात और खुदकलामी से लग रहा था कि वो नॉर्मल हालत में नहीं थी। निकला ना तो बेवफा, कहता था कि छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने दिन हो गए, तू आया मुझसे मिलने? रुक, तुझे अभी पकड़ती हूँ मैं। तू क्या समझता था तू चांद के रूप में आके मुझे पागल बना देगा? रुक जा, अभी पकड़ती हूँ तुझे। जाएगा कहाँ तू भाग के? एक तो इतने दिन से आया नहीं और अब फिर जा रहा है। कहाँ जाएगा तू मुझसे बच के? मीना चांद को पकड़ने के लिए उछल रही थी कि इस दौरान उसकी माँ उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वो खामोशी से अपनी बेटी की दीवानगी देखती रही और फिर उसे गले लगाकर झोंपड़ी में वापस ले आई। जीव ने मीना से एक दिन जब वो पानी भरने गई हुई थी खामोशी से मुलाकात कर ली। मीना, देख ये फोन है, इसमें मेरा ये नंबर है, ठीक है? तू देख, तू ऐसे करेगी ना तो मेरे पास घंटी बज जाएगी और जब तेरे पास घंटी बजे तो समझना मैंने किया, ठीक है? अरे जीव, इसकी क्या जरूरत है? मैं तो सारा दिन सारी रात तुझसे ही बातें करती रहती हूँ। अच्छा ये ले, अभी तो मैं जाता हूँ, तू भी जा, ठीक है? अच्छा जाती हूँ। तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? कुछ खाता पीता नहीं है ना? जब तेरे साथ मेरी सगाई हो जाएगी ना फिर दोनों मिलके खाएंगे। पर हमारी सगाई तो नहीं होगी। अम्मा कहती है कि धर्म इजाजत नहीं देगा। मीना के इस जुमले के बाद शब्बीर को ऐसा लगा जैसे दो साए एक दूसरे से हाथ छुड़ाकर मुखालिफ समतों में जा रहे हों। मीना और जीव का इश्क दुनिया की हर रुकावट से बेनियाज रोज बरोज गहरा होता चला गया। इन्होंने धर्म की दीवार की भी परवाह ना करने की ठान ली और फिर एक दिन दोनों ने जमाने की आंख से छुपकर शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन जीव का फोन आया तो मीना घर में अकेली थी। हाँ जीव बोल। अरे पागल, आज बड़ा अच्छा मौका है। तेरे घर पे भी कोई नहीं है ना? सब घर वाले रिश्तेदार के क्रियाक्रम में गए हुए हैं। मेरे घर पे भी कोई नहीं है। तू एक काम कर, शादी का जोड़ा निकाल और सब पहन कर तालाब के पास जो सड़क जा रही है ना वहां आ जा। हम वहीं शादी करेंगे। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। आज बड़ा अच्छा मौका है। तेरे घर पे भी कोई नहीं है ना? सब घर वाले रिश्तेदार के क्रियाक्रम में गए हुए हैं। मेरे घर पे भी कोई नहीं है। तू एक काम कर, शादी का जोड़ा निकाल और सब पहन कर तालाब के पास जो सड़क जा रही है ना वहां आ जा। हम वहीं शादी करेंगे, शादी की आप गवाह बना के। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। फोन सुनने के बाद मीना के कानों में शहनाई सी बजने लगी। इस शहनाई में दुख भी था, क्योंकि वो एक ऐसा काम करने जा रही थी जो उसके धर्म को कबूल नहीं था, मगर वो जीव के इश्क की गहराई में डूबी हुई थी। शब्बीर ने देखा कि मीना किसी रोबोट की तरह काम कर रही थी। उसने एक बड़ा सा ट्रंक खोलकर अपना शादी वाला जोड़ा निकाला। उसके साथ ही रेगिस्तानी फैशन की मोटी मोटी चूड़ियां भी निकाल ली। फिर उसने अपनी पलंग पर कई तकिए रखे और उन पर लिहाफ उड़ा दिया। फिर शब्बीर ने देखा कि मीना झोंपड़ी में नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा झोंपड़ी में पलंग का जायजा लेने आई तो शब्बीर ने देखा कि वो दुल्हन बनी हुई थी। उसने पलंग पर लिहाफ को कुछ इस तरह ठीक किया जैसे लग रहा हो कि वो अंदर सो रही है। धूप अंधेरी
रात में चलते हुए मीना के जेवर की आवाज में आंसू भी थे और खुशी की लहर भी। मीना दुनिया और माफिया के गम से बेनियाज जब मुकर्ररा जगह पर पहुंची ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भी देख लिया। ये कोई आसान काम नहीं था, एक गैर मामूली और तकरीबन नामुमकिन वाकया था, क्योंकि इन दोनों ने मजहब को बालाए ताक रख दिया था। शब्बीर सोच रहा था कि जज्बात में आकर दोनों ने शादी तो कर ली, मगर अब वो जिंदगी कैसे और कहां गुजारेंगे ये मालूम ना था। शब्बीर यही सोचता हुआ वहां से चला आया, मगर दूसरी सुबह शब्बीर को जो खबर मिली उसने शब्बीर के रूंगटे खड़े कर दिए। मोहब्बत के मारों ने एक ही रस्सी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली थी। सुबह को एक दरख्त पर उन दोनों की लाशें झूलती हुई मिली तो दोनों के घरों में कोहराम मच गया। असांखे मानी खराई पियारी सुता गए निद में असां सारी कोन लाइ केॾी महिल निकिरी सुबुह जो सवेरे उथियासीं तॾहिं नियारी तॾहिं असीं जो वेठी घर उते उते नियारी त ॾिठी कोन हेठि पेर खणी विया त उते निकिरी वेही था कीअं बि कोन्हे पंहिंजी खुटी विया पंहिंजे रस्ते विया पिंड ॿई अकेला विया ॿई अकेला कॾहिं चयो ॿुधायूं असीं माना शादी करूं था अहिड़ो को मसलो ॿुधायूं में ख़बर ई असांखे ईअं ॿुधायो बि कोन्हे न को छोकिरे जे पे न को छोकिरे जी शादी बि कोन थी। पुलिस को भी फोन किया, अब आए पहले आप पुलिस आए, फिर मैं गांव वाला था। मैं वो लाश के जो ही जहाँ से लटकल था उसके सामने खड़ा लगाया तो वो आया एएसआई, उन्होंने देखा तो उस पर किसी भी आदमी का पैर नहीं था। वो एक लड़का आया उनके तो देखो किसी का पैर नहीं है। फिर माइटों को पूछा हुआ इसको कोई शक है किसी को बताएं, कोई शक नहीं था। मैंने देखा तो वो लड़का पड़ा। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। लड़के के वालिद वगैरह भी वहाँ आ गए थे और लड़की वालों से भी मालूम किया। दोनों ने इनको यही कहा बताया कि ये एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़का जो था वो लड़की के मामू का बेटा था। हिंदू धर्म में ये जो है वो भाई बहन समझे जाते हैं। हिंदू धर्म में इनको इजाज़त नहीं होती इस शादी की, तो इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। जब खुदकुशी होती है तो उसमें जो लोग फंदा देते हैं तो उनके गले में जो फंदा पड़ता है और तो जो इसमें निशानियाँ होती हैं सेम वही है। और उसके बाद जो है वो कंफर्मेशन के लिए हमें पहले शक था, फिर कंफर्मेशन के लिए हमने डॉक्टर से रुजू किया, डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाया और उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये खुदकुशी है। शब्बीर इस अलमनाक मौत पर दुखी है। इंसान के हालात कैसे ही क्यों ना हो, खुदकुशी न सिर्फ नाजायज है बल्कि एक तरह की बुज़दिली भी है। इस वाक़े ने जहां शब्बीर को अलमनाक कैफियत में तब्दील कर दिया है, वहां ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि इश्क की आग की हरारत का शायद ही अंदाजा लगाया जा सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि कोई बाप दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद थका हारा घर लौटे और वहां खुदा ना खास्ता उसकी बीवी बच्चे मुर्दा हालत में पाए जाएं, तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी ये वही समझ सकता है। खुदा ऐसी नागहानी और मसाइब से सबको महफूज रखे। लेकिन शब्बीर ने मुल्तान में शुजाबाद में एक ऐसा वाकया देखा है जिसमें 2 बच्चे और उनकी माँ हलाक हो गए थे। नियाजी टाउन पुराना शुजाबाद का रिहायशी मेहनतकश हाजी मोहम्मद एक दिन गधा गाड़ी चलाकर वापस घर आया तो उसका दिल बैठ गया। उसकी 30 साला बीवी और 2 कमसिन बच्चे मुर्दा हालत में घर में पड़े थे। वाकई की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और पुलिस का अमला फौरी तौर पर मेहनतकश के घर पहुंच गया। महल्ले पड़ोस वाले और रिश्तेदार जमा हो चुके थे। मरने वाली 30 साला किश्वर का शौहर हैरान और परेशान और निढाल था कि उसके घर को किसकी नजर खा गई। इस शर्मनाक वाक़े के बारे में शब्बीर को जो कुछ मालूम हुआ था वो ये था कि हाजी मोहम्मद इंतहाई गुर्बत का शिकार और मियाँ बीवी में अक्सर पैसों के मामले पर झगड़ा रहता था। फिर एक दिन हाजी मोहम्मद की बीवी ने गुर्बत से तंग आकर मुबैना तौर पर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। बच्चों को जहर पिलाने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। पुलिस ने मालूमात की तहकीकात के लिए हलाक होने वाले किशोर के शौहर, देवर और ससुर को हिरासत में ले लिया था, लेकिन इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को अंदाजा हो गया था कि ये कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी का ही वाकया था। तो अपेरेंटली लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने इसका खामंद गधा रेडी चलाता है, गुर्बत से तंग आके इसने अपने बच्चों को और खुद भी जहर खा ली। बात
दायरा 3 कैजुअलिटीज़ यहाँ पे हुई हैं। हम इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। 2 बच्चों और बीवी की मौत के गम से निढाल मेहनत कश ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। मैं काम से चला आया हूँ, वापसी से आया हूँ, अगे मेरे बच्चे 2 इतने आने रेड़े उत्ते झूले खावा। मैं बच्चे ने आया, मैं अगे आके बुए डिठे लात मंजी तले डिठे कुछ है बेटी पई सी। हाजी मोहम्मद के ससुर ने बताया था कि उसका दामाद गरीब है और अक्सर उसकी बेटी जौहर से नाराज होकर मैके आ जाया करती थी। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत और बेरोजगारी एक ऐसा नासूर है जिसे जड़ से उखाड़ कर न फेंका गया तो इसके मजीद खौफनाक और अलमनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। एक ऐसे मुल्क में जहां अवाम की फलाह के दावे करने वालों की जबानें नहीं थकती, वहाँ लोग भूख से तंग आकर अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। क्या इन बेगुनाह और मासूम अमवात का जिम्मेदार कोई है या फिर गरीबों को कीड़ा मकोड़ा तस्वुर करके उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देने का अज़्म कर लिया गया है? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।